बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न और इसकी मार्किंग स्कीम के हवाले। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम सर शबीर हुसैन और मोहम्मद ताहिर रब्बानी साहब। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सर शबीर से करते हैं। सर, असल लॉज़ के मुताबिक पेपर पैटर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़ेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फ़ेडरल बोर्ड स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसी नई चीज़ ज़रूर लेके आता है कि जिससे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। और इसके साथ साथ जैसे अगर हम देख लें तो वर्ल्ड वाइड कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो अब फ़ेडरल बोर्ड भी ये चाहता है कि उस फ़ेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी वो चेंजिंग्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। उन्हें भी मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके सेटअप के अकॉर्डिंग उनको भी प्रिपेयर किया जाए, ताकि वो जब फ़ेडरल बोर्ड से अपनी इवन मैट्रिकुलेशन की डिग्री लें तो वो इस काबिल हो सकें कि वो बाकी जो हमारे इस टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उनके साथ उनको कंपेयर किया जा सके। तो इसी हवाले से फ़ेडरल बोर्ड की एक ये बहुत पॉजिटिव काविश है। अब ये एसएलओज़ है क्या? एसएलओज़ के अकॉर्डिंग चूँकि पेपर पैटर्न में डेफ़िनेटली पहले जो हमारे पास पेपर पैटर्न था उससे कुछ चेंज आया। अब वो चेंज कोई उस तरह से मेजर चेंज नहीं है कि जिसको हम मेंशन करें कि ये कोई टोटल पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। अब पहले भी हमारे पास पेपर के 3 मेजर पोर्शन होते थे, आज भी वही 3 मेजर पोर्शन है। आपको क्वेश्चन ए है, एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन बी है जो शॉर्ट क्विज़ के नाम से हमारे पास होता है, इसी तरह से क्वेश्चन सी हमारे पास होता है जिसमें एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। हाँ, इसमें जो मटेरियल है उसको चेंज कर दिया गया। अब मटेरियल को कैसे चेंज किया? मटेरियल को इस तरह से चेंज किया है कि पहले हमारे पास ऑलमोस्ट 80 टू 90% आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। मतलब वो क्रेमिंग सिस्टम से, जिसको हम रट्टा कहते हैं, उस तरह के तकरीबन 80 टू 90% क्वेश्चन होते थे बच्चे से जो पूछा जाता था। अब उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। कैसे शिफ्ट कर दिया है? अब वो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको कम करके 30% पे कर दिया गया। पहले 80 टू 90% थे, अब वो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे उनको 30% पे कर दिया गया। 30% इसके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए और इसके बाद जो 50% है उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या है। हालांकि फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले भी ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहते हैं। जैसे सिंपल हम कोई एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वाई से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना आया है कि पहले ये जो क्वेश्चंस थे इनकी रेशो ज़रा कम थी, अब हमने इनकी रेशोज़ इंक्रीज़ कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, हमने इसको एक नई टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो अंडरस्टैंडिंग बेस है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ रही है, भाई अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन क्या होते हैं? हालांकि अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए होते हैं, वही क्वेश्चन है वाई, हाउ, जो हम इस तरह से क्वेश्चन रिलेट कर रहे होते हैं। अब बाकी जो इसमें जो 20% का जो पोर्शन रह जाता है उसमें हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? बड़े इजी से हैं, ऑलरेडी इसको बच्चा कुछ हद तक परफॉर्म कर रहा होता है, मगर अब यहाँ पे हमने ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया इसके ऊपर। जैसे हम कोई एक टॉपिक करते हैं, सपोज कोई एवोगैड्रोस नंबर का हमने टॉपिक कर दिया। अब उस एवोगैड्रोस को मैं 3 स्टेप्स के ऊपर नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो एक बच्चे से सिंपल पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। ये है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अब इसने उसकी डेफिनेशन करनी है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। अब इसके बाद हम इस एवोगैड्रोस की बेस पे उससे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और थर्ड में अब इसी एवोगैड्रोस से रिलेटेड हम कोई न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, हम कोई वैल्यूज़ दे देते हैं और कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इसको सॉल्व किया जाए। तो ये सारे की सारी जो लास्ट आपका एक पोर्शन है ये उसका एप्लीकेशन बेस हो जाएगा, जिसमें वो उस एवोगैड्रोस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो डाटा उसको दिया जाएगा उस डाटा के ऊपर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो एसएलओ के अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है। सो कोई इसमें मेजर चेंज नहीं आया, बस हमने इसको शिफ्ट कर दिया है क्रेमिंग सिस्टम से कॉन्सेप्चुअल पे, और फिर इसके 3 पोर्शंस बना दिए हैं जिनमें क्रेमिंग सिस्टम को ज़रा कम कर दिया है, ऑलमोस्ट 20%। बाकी जो 70% है उसमें 50% हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। सर, बड़ा अहम सवाल है। बच्चे अपने नंबर्स की वजह से काफ़ी परेशान हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है और काफ़ी शोर है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया
यकीनन बच्चे परेशान हैं, और हम भी सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन ट्विटर पे उनके ये चीज़ें देख रहे हैं कि क्या एसएलओ बेस्ड पेपर की वजह से हमारे नंबर कम हो जाएँगे या हमें फ़ेल कर दिया जाएगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स को इस हवाले से अपने आप को मुतमिन करना बड़ा ज़रूरी है। जो आपका एसएलओ बेस्ड पेपर पैटर्न है, ये आपके नंबर कम करने नहीं जा रहा, ठीक है? बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये उनके नंबर बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मार्किंग स्कीम है, ये बहुत सिंपल है। अगर स्टूडेंट ने टू द पॉइंट अपने आंसर लिखे हैं, तो उसको फुल मार्क्स जो है अवार्ड किए जाएँगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैंने भी देखा है कि बच्चे बार-बार ये कहते हैं कि क्या अगर हम आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं दे सकते तो मैं ज़ीरो मार्क्स अवार्ड किए जाएँगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनका आंसर जो है वो किसी न किसी हद तक उस टॉपिक को कवर कर रहा है या उसका कुछ भी रिलेशन उस क्वेश्चन के साथ है, तो जितने मैक्सिमम मार्क्स उनके बनते होंगे उनको दिए जाएँगे। इसलिए स्टूडेंट्स को एसएलओ बेस की मार्किंग के हवाले से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मार्किंग पहले वाली मार्किंग से ज़्यादा इजी है और इसमें स्टूडेंट्स की फेवर ज़्यादा है। सर, नए पेपर पैटर्न के हवाले से जो तलबा के लिए नई परेशानी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ आपको कब तक कंफ्यूज करती है या परेशान करती है, जब तक हम उसके बारे में जान नहीं लेते। जब आप किसी चीज़ के बारे में जो आपको कंफ्यूज कर रही होती है, मुकम्मल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए इस परेशानी को दूर करने का जो तरीका, वो बड़ा आसान है। वो ये है कि वो इस अब देखिए, इसमें परेशानी ये है कि एक नया पेपर पैटर्न आ गया है, इसके रिगार्डिंग पता नहीं हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और हम उसको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे या नहीं। तो वो सिर्फ ये देख लें कि एसएलओज़ के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न में चेंजिंग क्या आई है। अब इसमें उस तरह से जो चेंजिंग, मतलब एक बड़े लेवल पे, या जिसको कहें कि हम टोटल पेपर पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने जस्ट वो एक स्कीम को चेंज किया है कि जिसके अंदर फेडरल बोर्ड ने जो एक स्कीम थी, कि जिसके अंदर अब फेडरल बोर्ड ने इसके अंदर सिर्फ एक स्कीम को चेंज किया है। वो जो क्रेमिंग सिस्टम था मैक्सिमम, उसको चेंज कर दिया है, उसके 3 पार्ट्स बना दिए हैं। उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो इंट्रोड्यूस कर दिए। अब इस परेशानी को दूर करने का सिंपल तरीका ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इस तरह से 3 कॉर्नर्स में अपने आप को प्रिपेयर करें। पहला तो वो अपने आप को नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे, और वो 20% है, उसकी रेशो भी दे दी गई है। फिर उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करे, जो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रिपेयर करे, यही अंडरस्टैंडिंग बेस है। और इसके बाद जो 20% पोर्शन उनका आएगा एप्लीकेशन बेस का, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन बेस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको पहले भी मेंशन की थी कि कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग उसको हो चुकी है, उसको अप्लाई करे। जब वो उसको अप्लाई करेगा तो यही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो परेशानी को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इस एसएलओज़ का, नए पैटर्न का थारोली उसकी इन्फॉर्मेशन ले, और ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उनको कि नया पैटर्न है क्या, उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो वो अपने आप को इस तरह से 3 वेज से प्रिपेयर करे: नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज बेस्ड में जस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे किसी से पूछा जाता है व्हाट इज़ दिस, अब वो उसने डिफाइन करना है, वट ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ऑलरेडी हमारा बच्चा जो फेडरल बोर्ड का वो इस तरह के क्वेश्चन से यूज टू है, जैसे कोई क्वेश्चन हम वाई से स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी वो कर चुके होते हैं। तो उनको इसी तरह से एक डाटा दे दिया जाएगा, उन्होंने उस टॉपिक को जो भी पढ़ा है, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको अप्लाई करना है उस टॉपिक पे। तो ये सारी उनकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सर, ये मार्किंग स्कीम क्या है? हाँ, मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम पेपर की जो एवेलुएशन है, जब पेपर चेक किया जाता है और टीचर्स जो नंबर देते हैं, उसको हम कहते हैं मार्किंग स्कीम। अब ये मार्किंग स्कीम क्या है? ये मार्किंग स्कीम है, ये एक्सपर्ट टीचर जो हैं वो बोर्ड के लिए एक पूरी की बनाते हैं, और उस की के मुताबिक जो टीचर हैं वो बच्चों के पेपर्स को एवेलुएट करके तो उनको मार्क्स अवार्ड करते हैं। अब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एसएलओज़ बेस्ड पेपर, फेडरल बोर्ड ने जो मार्किंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ रूब्रिक्स
बेस्ड। रूब्रिक बेस्ड है मींस कि अगर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं तो उन्होंने 3 रूब्रिक्स दिए होंगे। अगर वो ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के 3 करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, 3 फीचर्स लिखने हैं, 3 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, तो एक बच्चे ने अगर उसको पैराग्राफ की सूरत में लिख दिया है लेकिन वो तीनों पॉइंट्स उस पैराग्राफ में मौजूद हैं, तो रूब्रिक्स के लिहाज से उसके 3 मार्क्स हैं और उसको तीनों मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर उसने पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट्स में भी अगर उसके 3 पॉइंट्स ठीक हैं तो उसको 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इसी तरह अगर एक क्वेश्चन पार्ट्स में है और 1.5 और 1.5 है या 1 और 2 का उसका डिवीजन है मार्क्स की, तो वो उसी तरह से रूब्रिक्स होंगे। अगर कोई एक इक्वेशन लिखनी है तो 1 नंबर अगर इक्वेशन का है और 2 नंबर उसकी बैलेंसिंग के हैं, तो फिर वो तीनों मार्क्स उसको, अगर उसने इक्वेशन ठीक लिखी है और बैलेंसिंग उसकी ठीक नहीं है तो 1 नंबर उसको मिलेगा, 2 मार्क्स उसके बैलेंसिंग के कट जाएंगे। इसलिए ये मार्किंग स्कीम जो है ये बच्चों की फेवर में है, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पर लाजमी आपको बताऊँगा कि मार्किंग स्कीम स्टेप वाइज है। स्पेशली जो बच्चे मैथ्स का पेपर करते हैं, तो अगर मैथ्स के एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, यानी उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स के लिहाज से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो अब अगर उसने 3 स्टेप किए हैं और 4th स्टेप स्टूडेंट से नहीं हुआ तो फिर उसके 3 मार्क्स उसको अवार्ड किए जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद हमने आंसर जो है वो गलत अगर लिख दिया है या आंसर तक हम नहीं पहुंचे तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चैनल और इस वीडियो के ज़रिए से आप स्टूडेंट्स के लिए ये एक होपफुल मैसेज है, ये उम्मीद से बड़ा पैगाम है कि आपको पेपर जितना आता है उतना अटेम्प्ट करें, कि जितने मार्क्स आपके होंगे वो आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारा लास्ट स्टेप गलत हो गया है तो हमने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना। इसलिए गो एंड अटेम्प्ट द पेपर। मार्किंग स्कीम इज़ वेरी इजी एंड फेवरेबल फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा सर, पेपर के हवाले से कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिससे तलबा के लिए आसानी पैदा हो सके। देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है तकरीबन सेशन का एंड हो चुका है और इसमें सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए और बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं, उनमें सबसे पहली तो ये है कि जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन बैंक बना के आपको दे दिया मॉडल पेपर्स की फॉर्म में। अब वो जो 3 मॉडल पेपर्स हैं विद सॉल्यूशंस, उनको सबसे पहले प्रिपेयर करें। उसको जब प्रिपेयर करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें, और सेकेंडली जो सॉल्यूशन पेपर का वो जो मॉडल पेपर का उन्होंने दे रखा है, तो उसमें आंसर को भी देखें कि आंसर किस तरह से अटेम्प्ट किया गया है, आंसर को किस तरह से एलेबोरेट किया गया है। चूँकि ये आपके लिए एक मॉडल पेपर जो है वो आपके लिए एक मॉडल है पेपर का, कि आपने भी ऐसे ही आंसर परफॉर्म करना है, अटेम्प्ट करना है जब आप लोग एनुअल पेपर में जाएंगे। सो सबसे पहली टिप जिसको हम मेंशन करेंगे वो ये है कि वो सारे क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करें और इनको थॉरोली प्रिपेयर करें। सेकेंडली, जो 5 ईयर्स पेपर हैं, पास्ट 5 ईयर पेपर फेडरल बोर्ड के, उनको प्रिपेयर करें, उनको भी उसी तरह से थॉरोली प्रिपेयर करें। क्योंकि 5 ईयर्स पेपर्स में क्या है, 5 ईयर पेपर्स में देखें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में पूछे जाने वाले होते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट भी हो रहे होते हैं, जिनमें सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, बाकी सारे का सारा कॉन्सेप्ट या बाकी सारे का सारा क्वेश्चन पैटर्न वही रहता है। तो जो 5 ईयर पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये सेकंड टिप है कि आपने 5 ईयर पेपर थारोली करने हैं। और तीसरी और आखिरी टिप मैं ये देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जो एक्सरसाइज है उसको मस्ट प्रिपेयर करें। उसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको एक्सरसाइज प्रिपेयर करते हुए आपको क्वेश्चन की सेंस का आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन बिल्ड होते हैं। जो टॉपिक्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनमें से आपको इतना थोड़ा सा एक गेस मिल जाएगा कि इन टॉपिक्स में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज से ये एक तो ये आपको बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इवन जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन फेडरल बोर्ड अपने पेपर में इंक्लूड करता है। बस उसमें होता ही है कि हम समटाइम कोई डाटा है तो उसको चेंज कर लिया जाता है,
क्वेश्चन है तो उसकी वर्डिंग को चेंज कर लिया जाता है, 2 क्वेश्चन है तो उनको मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, या इस तरह से ये जो थोड़ी बहुत टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करके वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको दिया जा रहा होता है। तो ये तीसरी टिप है कि आप अपना जो एक्सरसाइज है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे वो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं या साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके एक्सरसाइजेज को इग्नोर नहीं करें, उनको मस्ट प्रिपेयर करें और उससे आपको जो क्वेश्चन की सेंस समझ आ रही है उसको फॉलो करें। तो ये 3 टिप्स हैं, इन टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा। सर क्या अब तलबा को 4-4 किताबें पढ़नी होंगी? हाँ, ये वाक़ई एक आपका सवाल जो है जेन्युइन है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस हवाले से कन्फ्यूज़ भी हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 4-4 किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी, चूँकि ये करिकुलम है और बच्चों को चाहिए फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएँ। 2006 का करिकुलम उस पे अपलोड है, वो अपलोडेड जो करिकुलम है वो देख लें। उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को उन्होंने देखना है। 4-4 किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी। सिर्फ आसानी हो गई है कि अगर कोई केपीके में है, कोई पंजाब में है, कोई सिंध में है, कोई बलूचिस्तान में है, कोई कश्मीर में है या जीबी में है, तो उनके अपने जो बोर्ड की बुक्स हैं, अगर वो उस करिकुलम के मुताबिक हैं तो ये तो उनके लिए फ़ायदा हो गया है, ठीक है। इसलिए कोई 4-4 किताबें नहीं पढ़नी आपने। टॉपिक सेम हैं, उनका मटेरियल सेम है, उन्हीं को पढ़ना है और उसी से तैयारी करनी है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपने कोई 4 किताबें नहीं पढ़नी, आपने उसी करिकुलम को देखना है। और तकरीबन तमाम जो बोर्ड्स हैं उनकी जो बुक्स हैं वो करिकुलम सेम है, क्वेश्चन सेम है, मटेरियल सेम है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी तकरीबन सेम है। इसलिए मैं आपको ये एश्योरेंस दूँ कि कोई 4-4 किताबें नहीं पढ़नी। तसल्ली रखें, स्टूडेंट्स को भी तसल्ली दें कि आपने जो आपकी बुक है, जो करिकुलम है, उसी को फॉलो करके तो उसी से तैयारी करें, क्योंकि फेडरल बोर्ड हरगिज़ ये नहीं चाहता कि इस टाइम आपको परेशान किया जाए। तो आप अगर इस्लामाबाद में हैं तो डेफ़िनेटली आप नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक पढ़ रहे हैं। आप अगर पंजाब में हैं तो पंजाब बोर्ड की बुक है, या वहाँ पर भी अगर नेशनल बुक फाउंडेशन है, केपीके में है तो उनकी बुक है। तो प्रोविंशियल बोर्ड्स की बुक्स भी ठीक हैं आपके लिए, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक भी आपके लिए ठीक है। बेसिकली ये रेफरेंस बुक्स हैं, इसलिए डोंट वरी, आपकी जो बुक है आप उसी को पढ़ें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो उसी से आएगा। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पेपर के लिए तैयारी शुरू कर दें। हमारा आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और कोई भी सवाल है ऐसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।